ठीक है। काउंटिंग प्रॉब्लम्स के अंडर आता है ये। ठीक है, एक चीज के होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको काउंट करना है। बिल्कुल बेसिक मेथड्स हैं, ज्यादा कोई हाई फाई मेथड्स नहीं है। ठीक है, और मेंस के अंदर इसके जो क्वेश्चन कवर अप होते हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक मेथड के ऊपर कवर अप होते हैं, कोई एडवांस वाले मेथड्स के ऊपर कवर अप नहीं होते हैं। ठीक है, क्वाइट डूएबल। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसका इनफैक्ट किसी और चैप्टर के साथ लेना देना नहीं है। पीएनसी सॉरी बाइनोमियल वाला जो चैप्टर, उसका जो सी वाला जो टर्म है, राइट, वो चीज है। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसका पीएनसी। इसके अंदर सबसे पहले आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसके अंदर हम करते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। तो अगर मान लो एक काम को करने के एम वेज हैं, दूसरे काम को करने के एन वेज हैं। ठीक है, और मेरे को करना है, जॉब वन भी करना है एंड जॉब टू भी करना है। ये दोनों होंगी इसके अंदर, जॉब वन भी होगी, जॉब टू भी होगी। राइट, तो जब ये आता है तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स एम मल्टीप्लाई बाय एन। अब इसके अंदर क्या है कि आइदर जॉब वन और जॉब टू, तो इसके अंदर करेंगे एम प्लस एन। ये होता है हमारा एम प्लस एन। ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, होगा एक ही काम, क्योंकि आइदर जॉब वन और जॉब टू होगा एट द एंड एक ही काम, दोनों काम नहीं हो रहे, दोनों में से कोई एक हो रहा है। ठीक है, और इधर दोनों के दोनों हो रहे हैं, तो इधर एक एक काम नहीं हो रहा, एक से ज्यादा काम हो रहे हैं। ये समझ में आया? राइट, जॉब वन को करने के जॉब टू, दो काम हो रहे हैं। ये समझ में आया? तो ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है काउंटिंग का। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे मान लो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उन एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर। अब एन ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं कर सकता, एक जो जितनी बार आ गया वो आ गया, बात खत्म। राइट, तो पहली जगह पे कितने को रख सकते हैं, कोई भी एन में से एक उठा लो। तो फर्स्ट पोजीशन पे कितनी ऑप्शन आई, एन। सेकंड पोजीशन पे कितनी ऑप्शन आई, एन माइनस वन। अगली पे एन माइनस टू, एंड सो टिल 3 into 2 into 1। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल। तो आया ये भी कहां से है, ध्यान से देखो। ये जो एन ऑप्शन आई, ये एन ऑप्शन कहां से आई, या तो भैया एन ऑब्जेक्ट्स है ना हमारे पास, या तो फर्स्ट आ जाए, या तो सेकंड आ जाए, या तो थर्ड आ जाए, सोन, या तो एनथ आ जाए। तो फर्स्ट पोजीशन पे एन ऑप्शन आई, कैसे, अगेन, या तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, या तो सेकंड आ जाए, या तो थर्ड, तो और है। अब एक ऑब्जेक्ट के आने के उसको काउंट करेंगे एज ए वन केस। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और एनथ। तो कितने केसेस आ गए, वन प्लस वन और हो रहा है ना, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एन टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, एन। राइट, अब एक ऑब्जेक्ट कम हो गया, एक रख दिया, तो बाकी बचे एन माइनस वन। अब यहां पे सेकंड के लिए अगेन आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और एन माइनस वन, तो टोटल आ जाएंगे एन माइनस वन केसेस, एन माइनस टू केसेस, एंड सो टिल 3 into 2 into 1 केसेस। अब मेरे को ये भी फिल करना पोजीशन, ये भी करनी है, ये भी करनी है, एंड आ गया, एंड आया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करके अपना क्या बन गया, एन फैक्टोरियल। तो ये चीज के अंदर हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों बेसिकली यूज हो रहे हैं। ये समझ में आया? पक्का? ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अपना आ गया, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आ गया। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे ध्यान से देखो, कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। ठीक है, अच्छा, बाय द वे लिख क्या रखा है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज followed by which another event could occur in n different ways, then the total number of ways of occurrence of both the events is m cross n, right? And total number of ways of occurrence of either of the event is m plus n। ये क्लियर है? राइट, अब एग्जांपल देखो जरा, ये तीन चार एग्जांपल लिख रखे हैं। 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 को यूज करके भैया 3 डिजिट नंबर बनाना है, राइट? तो 1 2 3, तो ये 5 डिजिट्स हमारे पास, राइट? तो क्या बन सकता है, 5 4 3। अब 5 4 3 अगर हो रहा है, दैट मीन रेपिटेशन नहीं हो रही, जो एक बार आ गया, बात खत्म। ठीक है ना, विदाउट रेपिटेशन है ये, तो क्या आ जाएगा अपना 60। तो 60 हमारे 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट को यूज करके। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो, 10 ट्रू फॉल क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। तो कितने सीक्वेंस जो आंसर के कितने सीक्वेंसेस हैं जो पॉसिबल है। अब देखो, पहले के लिए कितने ऑप्शन है,
2, अगले के लिए 2, अगले के लिए 2, सो अनटिल अगले के लिए, सबके लिए 2 ऑप्शन है। अब मेरे को पहला भी अटेम्प्ट करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, सो अनटिल सारे के सारे करने हैं। तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इट इज सेम एज दैट ऑफ कि अगर हमारे पास 10 बल्ब है, राइट, 10 बल्ब है, तो कितने पैटर्न्स मैं बना सकता हूं वहां पे, जिस तरीके से मैं एक रूम को उन 10 बल्ब के थ्रू इल्यूमिनेट कर सकता हूं। तो दैट वुड बी 2 की पावर 10 -1। इस केस में -1 आएगा। रीजन, क्योंकि एक केस होगा जब सारे बुझे हुए होंगे, हमें तो इल्यूमिनेट करना है, तो कम से कम एक जगह हुआ होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, राइट। जैसे मान लो 3 बल्ब है, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, ठीक है, जगह 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 बुझा, ठीक है, ये क्लियर है, पक्का। तो ये वाला वो केस आ गया जब सारे के सारे बुझे हों, तो ये वाला केस माइनस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पैटर्न वही बनेंगे हमारे, टोटल पैटर्न अगर बल्ब के जगने बुझने से देखे जाए वो 2 की पावर 10 बनेंगे। हाँ, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बोला इल्यूमिनेट करने के नंबर ऑफ वेज, तो देन इन दैट केस -1 करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एक तरीका है जिसके अंदर से हमारा इल्यूमिनेशन हो नहीं सकती। ये क्लियर हुआ, श्योर। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड एग्जांपल इसके अंदर 10 स्टूडेंट्स compete in a swimming race. In how many ways can they occupy the first 3 positions? ठीक है, तो अगेन क्या आएगा, फर्स्ट के लिए कितने केसेस बनेंगे, 10, अगले के लिए जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड नहीं आ सकता, 9, अब जो इधर सेकंड आ गया वो फर्स्ट सेकंड आ गया वो थर्ड नहीं आ सकता, 8, ठीक है। तो 720 केसेस आ गए जिस तरीके से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस जीत सकते हैं। अगला 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर देयर, ठीक है, number of different signals that can be transmitted by the use of 2 flags one above the another is, ठीक है, तो एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए, तो 2 कलर्स के सिग्नल को मतलब 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन से एक पर्टिकुलर सिग्नल बनता है, राइट। तो टोटल 7 है, इधर आ गया 7 केसेस, इधर आ गए रिमेनिंग 6 में से कोई भी एक आ जाए, बात खत्म। सेम वाला हम यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि उसने बोला 2 डिफरेंट कलर होने चाहिए, यहाँ पे अगर सेम कलर यूज कर ले तो 2 डिफरेंट कलर ही कहां से आएंगे, फिर सिग्नल कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यार व्हाट एक्चुअली इज एनसीआर एंड एनपीआर, ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है पहले इनको समझ लो, उसके बाद मैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। देखो एक चीज समझो, आ, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एबीसी, ठीक है, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एबीसी, इसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स को चूज करके अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या तरीके हैं जिससे कर सकते हैं, या तो ए बी आएगा या तो बी ए आएगा, अरेंज भी तो करना है, या तो एसी आएगा या तो बीसी आएगा या तो सी बी आएगा। ये क्लियर है, तो कितने तरीके आए, 6। किया क्या हमने, 2 ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के अरेंज किया, और यही होता है हमारा परमुटेशन। अब इस चीज का मतलब क्या है, परमुटेटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। परमुटेशन मतलब प्रॉपर सेंटेंस हम क्या बोलेंगे, कितनों में से कितने ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के हम अरेंज कर रहे हैं। तो परमुटेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, अरेंजमेंट। तो परमुटेटिंग या अरेंजिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ये समझ में आया, राइट। उसके आ जाएगा ये। अब यार हर बार थोड़ा ना लिस्ट डाउन करेंगे केसेस, बड़ी सिंपल सी बात है, हर बार थोड़ा ना लिस्ट डाउन करते रहेंगे केसेस, राइट। तो देयर मस्ट बी सम फॉर्मूला,
राइट, और वो क्या है हमारा NPR। इसको रीड करने का तरीका, परमुटेटिंग R आउट ऑफ N। R को परमुटेट करना है आउट ऑफ N। जैसे इसके लिए क्या बन जाएगा 3P2, परमुटेटिंग 2 आउट ऑफ 3, 2 को परमुटेट करना आउट ऑफ 3। अब इसका फॉर्मूला क्या है मैं पूरा बताऊंगा कहां से आया फॉर्मूला। ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला इसका। ठीक है, क्या आएगा, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस करो 3 - 2 1, नीचे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 6 by 1 फैक्टोरियल इज 1, तो 6 by 1 6, और ये टोटल हमारे 6 नंबर ऑफ वेज आ गए थे, बात खत्म। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली नंबर ऑफ वेज बताएगा। हाँ, इंडिविजुअल केसेस नहीं बताएगा, इंडिविजुअल केसेस करना होता फिर हम लिस्ट डाउन करके काउंट कर लेते हैं, राइट। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ वेज बताएगा। ये क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है। अब ये आया कहां से, बड़ी सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, अब इस ये केस तो समझ गए तुम, एनपीआर का केस क्या है, राइट। ये 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के परमुटेट करना था, राइट। ये केसेस क्या बनेंगे वो भी समझ गए तुम। अब मैं इसके पैरेलली एक अनदर केस लेके जा रहा हूं, इसको भूल जाओ, ठीक है। मान लो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एबीसी। अब 2 लेटर वर्ड बनाना है इन तीनों लेटर्स को यूज करके, सच दैट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो कितने केसेस बनेंगे फर्स्ट पे 3। अब जो इधर आगे वो आगे नहीं आ सकता, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो आगे कितने केसेस आएंगे 2। कितने बने, लेट मी लिस्ट डाउन ऑल दीज 6 केसेस। ये 6 केसेस है कौन से, राइट। तो या तो भैया इधर आएगा ए, या तो आएगा बी, या तो आएगा सी। अब अगर इधर ए आ गया, इधर आएगा या तो बी, इधर आएगा या तो सी, यानी कि मेरा बनेगा या तो ए बी या तो ए सी। अच्छा, अगर बी आ गया तो इधर आएगा या तो ए या तो सी, तो मेरा बनेगा या तो बी ए या तो बी सी। इधर सी आ गया तो इधर ए आएगा या तो बी आएगा, तो इधर आ गया या तो सी ए या तो सी बी। तो ये 6 केसेस है। अब हमने ऑब्जर्व किया एक्चुअली में ये 6 केसेस है हमारे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को परमुटेशन के केसेस काउंट करने हैं तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूंगा, प्लेसेस को फिल करने वाले जो केसेस बनेंगे उनको काउंट कर लूंगा, दैट वुड बी सेम, राइट। अब एनपीआर, एन में से आर चीजों को चूज करके परमुटेट करना है, अरेंज करना है। एन में से आर चीजों को चूज करना है और उनको अरेंज करना है इन जनरल। अब दैट वुड बी इक्वलेंट टू एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज करके मेरे को आर प्लेसेस को फिल करना है। ये समझ में आया। जैसे 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को चूज कर परमुटेट करना था, दैट इज इक्वलेंट टू 3 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके 2 प्लेसेस को फिल करना है, राइट। तो एनपीआर का मतलब क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके आर प्लेसेस को फिल करना है, दैट वुड बी सेम। तो अब हमारे पास आर प्लेसेस है, ध्यान से देखना 1 2 3 सोनटेल आर। अब पहले के लिए कितने केसेस आएंगे एन, अगले के लिए n-2 n-3 सो टेल, यहां पे आ जाएगा n-r+1। एपी ले लो, एपी के थ्रू पता चल जाएगा n-r+1। अब इन सबका प्रोडक्ट, जैसे ये 2 आए थे, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइनल आंसर था, ऐसे मेरा फिर फाइनली एनपीआर का आंसर क्या गया, दैट वुड बी इन सबका प्रोडक्ट, दैट इज n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू सो टिल n-r+1। ये आ गया। ये क्लियर है, श्योर, ठीक। अब देखो कंटिन्यूस प्रोडक्ट आ रहा है, एक एक कम होता जा रहा है, फिर एक और कम करो, क्या आ जाएगा n-r, मैंने उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आंसर दोनों चेंज करेगा। फिर एक और कम लिया n-r-1 n-r-1 n-r-2 n-r-2 एंड सो टिल 3 2 1। अब ऊपर देखो, ऊपर कंटिन्यूस प्रोडक्ट बन गया n तक का, तो क्या आ जाएगा ऊपर, नीचे 1 से लेके n-r तक का, तो n-r फैक्टोरियल npr। ये आ गया एनपीआर का फॉर्मूला। दिस इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर द एनपीआर, ठीक है। एन में से आर चीजों को पकड़ के परमुटेट करना, n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल, राइट। अब npn का मतलब क्या हो जाएगा, npn का मतलब हो जाएगा n में से सारे की सारी चीजों को उठाया
सबको अरेंज कर दे, मतलब n चीजों को परमुटेट करने का तरीका, यानी कि n चीजों को अरेंज करने का तरीका, दैट वुड बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस किया 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये बचा n फैक्टोरियल, तो npn आ गया मेरा n फैक्टोरियल। ये क्लियर हुआ? एपी है ना, r प्लेसेस है, ये r पोजीशन है ना, तो इस ये एपी माइनस वन होता जा रहा है, इस एपी की आरएस पोजीशन निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, n माइनस पोजीशन माइनस वन, r माइनस वन इंटू डी, डी कितना आ रहा है माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा, तो n माइनस, एक सेकेंड, फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन माइनस वन इंटू डी, डी है माइनस वन को मल्टीप्लाई करके n माइनस आर प्लस वन बन जाएगा। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? श्योर? अब आ जाओ कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाली टर्म कहां से आएगी? हाँ जी, तो जो परमुटेशन होता है दैट इज, पहले चूज करना है हमें, फिर वो चूज की गई चीजों को अरेंज करना, तो इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन प्लस अरेंजमेंट। परमुटेशन है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एक कॉम्बिनेशन चूज करना, सिलेक्ट करना, राइट, एंड देन सिलेक्ट की गई चीजों को अरेंज करना। तो योर एनपीआर मस्ट बी इक्वल टू एनसीआर, दैट इज एन में से आर चीजों को चूज करना, फिर वो आर चूज की गई चीजों को अरेंज करना। तो आर चीजों को अरेंज करने का तरीका आर फैक्टर, अब मेरे को ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, अब आर फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो, तो एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज एनसीआर, तो ये मेरा एनसीआर का फॉर्मूला बन गया। कॉम्बिनेशन जो है ना, ये परमुटेशन से आता है, याद रखना, कॉम्बिनेशन से परमुटेशन नहीं आता, परमुटेशन से कॉम्बिनेशन आता है, ये इसका ऑर्डर है, सीक्वेंस है डिराइव करने का, ये एक्चुअल डेरिवेशन है। ये क्लियर हुआ? श्योर? चलो, अब इन टर्म्स का मतलब तो बेसिकली पता है अब, राइट, कहां से है कैसे है ये सब पता है अभी, है ना। अच्छा, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच का, याद रखना, एनपीआर दैट इज इक्वल टू एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये पीएनसी को आपस में रिलेट करता है। यस, कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अगर जैसे ये तीन चीजें थी, इन तीनों चीजों को आपस में हमें तीन चीजों में से दो चीजों को पकड़ना था, अब सिर्फ सिलेक्ट करना था, तो एबीसी में से दो चीजों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, या तो एबी सिलेक्ट करेंगे, या तो बीसी करेंगे, या तो एसी करेंगे, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो, अच्छा अब देखो जरा क्या लिख रखा है यहाँ पे सिनॉप्सिस में, number of permutations of n distinct things taken all at a time, तो npn that would be n factorial, that is nothing but the arrangement of n objects, n objects को आपस में अरेंज करने का तरीका, जैसे पांच बंदे वो कितने तरीकों से लाइन में खड़े हो सकते हैं, क्यू कितने तरीकों से बना सकते हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल, ये वो चीज आ गया n फैक्टोरियल, ठीक है। अगला, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, अब सबको नहीं लेना, r चीजों को चूज करके अरेंज करना है, तो दैट वुड बी npr, राइट, तो ये बेसिक फॉर्मूला आ गया एनपीआर का, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगला, नंबर ऑफ परमुटेशंस या सॉरी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या सिलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, तो एनसीआर, ठीक है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये बिल्कुल बेसिक चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे क्या लिख रखा है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ये तो पता ही है, ठीक है, एंड इसके आगे ये जो दो चीजें हैं इनको याद रखो, दैट इज एनसी जीरो वो भी वन होता है, एनसीएन वो भी वन होता है हमारा, ठीक है। इनफैक्ट इसके अलावा मैंने दो चीजें और बोली थी याद करने के लिए, एनसी वन एन होता है, एनसी एन माइनस वन वो भी एन होता है, ठीक है ना, जैसे एनसी जीरो वन होता है, एनसी एन
ये भी 1 होता है, ऐसे NC1 ये n होता है, NCN-1 ये भी n होता है। इनको याद रखो, ये छोटी छोटी चीजें जिनको याद रखना है, जिनकी वैल्यू डायरेक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, अगला सेकंड पॉइंट, NCX इज इक्वल टू NCY। वो कब होगा भैया, या तो x इक्वल टू वाई हो जाए या तो x प्लस वाई इक्वल टू n हो जाए, बात खत्म। ठीक है, अच्छा ये लास्ट वाला आ गया, P एंड C के बीच में रिलेशन, NPR दैट इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। ठीक है ना, यही था। ठीक, अच्छा अब आगे देखो जरा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है ये, देर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन के अंदर n पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर, मतलब दो तो देखो एक लाइन पे आएंगे ही आएंगे, बट कोई भी तीसरा पॉइंट उस लाइन पे नहीं आ रहा। तो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट पकड़ोगे वो एक लाइन पे कभी भी नहीं आएंगे, यानी कि वो ट्राइंगल बनाएंगे मिलके, बात खत्म। ये समझ में आ रहा है, श्योर। अब आगे पूछ क्या रहा है वो, देन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी स्ट्रेट लाइंस बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, 2 पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जितने तरीकों से मैं एक 2 पॉइंट को चूज कर सकता हूं, उतने तरीकों से मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं। तो दैट वुड बी NC, चूज करना है, अरेंज नहीं करना, तो NC2। राइट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, NC2। अच्छा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे, जितने तरीकों से मैं भैया 3 पॉइंट्स को चूज कर सकता हूं, दैट वुड बी NC3। ये क्लियर हुआ। आगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन का मतलब ये है, मान लो मेरे पास 7 साइडेड फिगर है, 7 पॉइंट्स है, 7 वर्टिसेस है, 7 साइडेड फिगर। राइट, अब कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे, या तो वो साइड बनेगी या तो वो डायगोनल बनेगी। ये समझ में आ रहा है, या तो साइड होगी या तो डायगोनल होगी। तो NC2 ये आ गया टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, या जितने तरीके से हम 2 पॉइंट्स को चूज कर सकते हैं। राइट, तो अब ये जो चीज होगी ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब जो लाइंस होंगी या तो वो भैया डायगोनल होंगी या तो वो साइड होगी, इन्हीं दोनों के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो दिस वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल प्लस नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स तो n होंगी, तो इसको माइनस कर दो, तो NC2 माइनस n दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स मिलके मेरे को दैट इज NC2 माइनस n। तो ये n साइडेड पॉलीगन का या n वर्टेक्स वाला जो पॉलीगन है उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होगी, ये वो पता चल गया मेरे को, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो वही बन जाएगा जो आगे लिख रखा है, दैट इज n into n minus 3 डिवाइडेड बाय 2। ये क्लियर है, श्योर। चलो, तो NC3 कोई भी 3 पॉइंट चूज करो उतना ट्रायंगल बनेंगे, क्योंकि कोई भी 2 3 पॉइंट एक लाइन पे तो आ नहीं रहे, ट्रायंगल बनेंगे बनेंगे। चूज कर रहे हैं ना NC3, इसलिए चूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके अंदर हमें हाँ NC4, बिल्कुल बिल्कुल, बट अगेन नॉन कोलिनियर, चार के चारों नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ट्रायंगल तो बन गया, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो साइड की तीनों साइड में से कहीं पे आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। चले कोई, हम्म, नहीं नहीं, ट्रायंगल तो बहुत सारे बनेंगे, जैसे ये ट्रायंगल बन गया, नहीं 3 पॉइंट से तो एक ही बनेगा। कैसे, एन एन थे ना, एन थे, ठीक है ना, तो NC3। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आगे लिखो, ये इसमें दे नहीं रखा, गैप मेथड, टाइम मेथड, गैप मेथड टाइम मेथड, ये सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है, याद रखना, गैप मेथड टाइम मेथड। ठीक है, गैप मेथड टाइम मेथड। ठीक है,
इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो, ठीक है। 6 different objects are given, O1 to O6. O1 to O6. O1 to O6, ठीक है। आगे number of ways of arranging them if number of ways of arranging them if number of ways of arranging them if first case case 1 या मतलब point 1, if O1 O2 O3 are all together, O1 O2 O3 are all together, O1 O2 O3 are all together, ठीक है। O1 O2 O3 are all together. Second, no two of O1 O2 no two of O1 O2 O3 are together, no two of O1 O2 O3 are together. ठीक है। थर्ड केस, all 3 O1 O2 O3 are not together, all 3 O1 O2 O3 are not together. ठीक है, ठीक। अब ये क्या चीज है, इन तीनों केसेस को दोबारा ध्यान से पकड़ो, ध्यान से समझो, इन तीनों में फर्क समझो क्या है। फर्स्ट केस में क्या बोला है कि भैया तीनों के तीनों इकट्ठे होने चाहिए, राइट। थर्ड केस में क्या बोला है, तीनों तीनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए, दो इकट्ठे हो सकते हैं, तीनों के तीनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए। थर्ड केस की मैं बात करूं, मैंने अभी थर्ड ही बोला, फर्स्ट के बाद मैंने थर्ड ही बोला। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि तीनों के तीनों इकट्ठे होने चाहिए, थर्ड केस में क्या बोल रहा है, तीनों के तीनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए। हाँ, दो इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन तीनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ऑल थ्री आर नॉट टुगेदर। थर्ड सेकंड केस में क्या बोल रहा है, कोई भी दो ही इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अब अगर दो नहीं हो सकते तो तीन भी नहीं हो सकते, यानी कि सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए, राइट। ऑल आर सेपरेट, कोई भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये समझ में आया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा रखना होता है तो हम क्या करते हैं, उनको बांध लेते हैं, टाई कर लेते हैं, एंड वो ग्रुप को एक कंसीडर करेंगे, एक यूनिट कंसीडर करेंगे, ताकि जहां पर वो एक जाए वो पूरा का पूरा ग्रुप जाए, वो अलग अलग हो ही ना पाए कभी। तो O1 O2 O3 O4 O5 O6, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को बांध लिया, ठीक है। इन तीनों को बांध लिया, इन तीनों को बांधने के बाद इसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, तो 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, राइट। इनको अरेंज करने का तरीका और इन तीनों को आपस में अरेंज करने का तरीका, क्योंकि आपस में तो अरेंज हो ही सकते, जहां पे जाएंगे जाएंगे इकट्ठे, लेकिन आपस में अरेंज तो हो ही सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो आया, ये आया इनका आपस में परमुटेशन, और ये जो आया ये आया इन तीनों का अंदर ही अंदर आपस में परमुटेशन। तो इसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट का बाकियों के साथ, इसके अंदर अंदर ही अंदर परमुटेशन, ये वो चीज आ गई। ये क्लियर हुआ, ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट। अब सेकंड है जिसके अंदर सारे के सारे अलग होने चाहिए, सारे के सारे इकट्ठे, सारे के सारे अलग। सारे के सारे इकट्ठे अगर होने चाहिए तो आएगा टाइम मेथड, अब सारे के सारे अलग तो इसमें आएगा गैप मेथड। अब गैप मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले जिनको सारे के सारे ऑब्जेक्ट जिनको अलग रखना है उनको छोड़ के बाकी सबको अरेंज करो। तो बाकी कितने हैं हमारे पास, O4 O5 O6, इन तीनों को अरेंज करने का तरीका दैट इज 3 फैक्टोरियल। अब जब मैंने इन तीनों को अरेंज किया
तो 4 जगह है जो हमारी क्रिएट हो गई, 4 जगह है जो हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इन 4 जगह पे कहीं पर भी मैं उन तीनों चीजों को रखूंगा, मान लो इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, तो कोई भी गैप, ये गैप्स है, किसी भी गैप में रखोगे, कोई भी दो गैप लो, उनके बीच में O3 O5 सॉरी O4 O5 O6 आएगा। मतलब कोई कहीं भी दो गैप से दो ऑब्जेक्ट्स को रखो, उनके बीच में कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। यानी कि गैप में रखी गई चीजें कभी भी इकट्ठी नहीं आ सकती है, वो हमेशा अलग अलग होंगी, इसलिए उनको गैप मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं, इसलिए इसको गैप मेथड बोल रहे हैं कि गैप्स में फिल करें। अब जहां पे जो गैप फिल नहीं हुआ वो एज इट इज खत्म हो जाएगा, यानी कि ये अरेंजमेंट मेरा क्या बन के आएगा, O1 O4 O5 O2 O6 O3। तो ध्यान से देखो 1 2 एंड 3 अलग अलग आ गए, क्योंकि उनके बीच में कोई ना कोई आएगा ही आएगा। तो इसलिए जिनको हमेशा अलग अलग रखना है, उनको छोड़ के बाकी बाकी सबको अरेंज कर दिया, तो कितना आ गया 3 फैक्टोरियल। कितने गैप्स थे, 4। अब 4C3, पहले 4 में से 3 गैप को चूज किया और उन 3 गैप पे मैंने तीनों ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो ये मेरा आंसर है, और इसकी जगह मैं डायरेक्टली 4P3 भी लिख सकता था कि 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के, सॉरी 3 ऑब्जेक्ट्स को 4 में से 3 गैप्स को पकड़ा और उन 3 गैप्स में 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा अपना 4P3। ये क्लियर हुआ। हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, उसमें से वो वाली माइनस कर दो। अब अगेन, अब ये आएगा मेरा थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल केसेस में से या तो भैया एबीसी इकट्ठा होगा, राइट, या तो ए बी इकट्ठा होगा, सी अलग होगा, मतलब दो इकट्ठे हैं एक अलग है, या तो तीनों के तीनों अलग अलग होंगे। ये 3 केसेस पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो ये आ गया अपना टाइम मेथड, राइट। अब टोटल में से अगर तुम ये माइनस करोगे तो तुम्हें ये दोनों केसेस मिलेंगे, क्या दो इकट्ठे हो सकते हैं, यस। तो एक अनवांटेड केस आ गया ना, बट आएगा, अब समझे जो तुम बोल रहे थे। तो टोटल में से अगर मैं ये वाला केस माइनस करूंगा कि ऑल आर टुगेदर, तो मेरे को क्या मिलेगा, ऑल आर नॉट टुगेदर, मेरे को ये मिलेगा बस, कि सारे के सारे इकट्ठे नहीं है। हाँ, कुछ इकट्ठे हो सकते हैं, मान लो 4 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, राइट। अब चारों ऑब्जेक्ट्स को टाई किया, टोटल में से माइनस कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा कि चारों इकट्ठे नहीं है। हाँ, 3 इकट्ठे हो सकते हैं, दो अलग इकट्ठे हो सकते हैं, हाँ, लेकिन चारों के चारों इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ, अगर मेरे को ये वाला केस चाहिए कि सारे के सारे अलग, भैया इसके लिए तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ गैप मेथड ही लगाना पड़ेगा, इसके लिए और कोई तरीका नहीं है। हाँ, दो ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स की, तो दो ऑब्जेक्ट्स या तो इकट्ठे होंगे, या तो इस केस में मैं बोल सकता हूं टोटल में से दोनों इकट्ठे को माइनस करूंगा तो दोनों अलग अलग मिल जाए, क्योंकि है ही दो केसेस। इन जनरल दोनों ही आएंगे, ये आएंगे, ये समझे। तो इन जनरल ये याद रखो। तो ये आ गया अपना टाइम मेथड, ये आ गया अपना गैप मेथड। अब ये भी समझो कि टोटल में से अगर मैंने टाई को माइनस किया तो मेरे को सिर्फ ये नहीं मिलेगा, मेरे को ये दोनों मिलेंगे। टोटल में से अगर मैंने गैप को माइनस किया तो मेरे को सिर्फ टाई नहीं मिलेगा, मेरे को ये भी मिलेगा। अच्छा, अगर मान लो मेरे को ये ये निकालना है, ये वाले केसेस निकालने हैं कि जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, दो इकट्ठे हैं एक अलग है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल केसेस में से टाई भी माइनस करूंगा, गैप भी माइनस करूंगा, फिर जाके मेरे को ये वाला केस मिलेगा। गैप के लिए क्या करना है कि जिनको गैप्स में फिल कर, जिनको हमेशा अलग अलग रखना है उनको छोड़ दो। जैसे इसमें क्या था, O1 O2 O3 को हमेशा अलग अलग रखना था, इनको छोड़ दिया। बाकी जो बचे O4 O5 O6 इनको अरेंज कर दिया। इन तीनों को आपस में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। अब जैसे इन तीनों को अरेंज किया, कितने गैप्स क्रिएट हुए, 4, पहले, बीच में लास्ट में। अब इन चारों गैप में कहीं भी दो गैप को पकड़ के मैं दो ऑब्जेक्ट्स को रखूंगा, उनके बीच में O4 O5 O6 में से एक ना एक कम से कम आएगा ही आएगा, तो मतलब वो चीजें कभी इकट्ठे नहीं आ सकती, राइट। तो इसलिए मैंने 3 गैप्स को में से सॉरी 4 गैप्स में से 3 गैप्स को पकड़ा 4C3, और उन 3 चूज किए गए 3 गैप्स के अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स जो थे जिनको हमेशा अलग अलग रखना था, O1 O2 O3 को, उनको अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया। ये वाली सिचुएशन कितनी बार आएगी, जिसमें तीनों के तीनों अलग अलग है। ये क्लियर हुआ, अभी तीनों के तीनों पार्ट्स क्लियर हुए, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है,
इसको नोट करो। क्वेश्चन है, लेट 10 persons are made to stand in a row. 10 persons are made to stand in a row. Find total number of possible ways find total number of possible ways if no restriction. First case, no restriction. Second, A and B are always together. Third, A and B are never together. A and B are never together. Fourth, AB are together. CD are together. CD are together. But both these groups are not together. But both these groups are not together. Next, A should be present at either of the extreme. Next, no two of A, B, C, D are together. No two of A, B, C, D are together. Next, all A, B, C, D are not together. Next, between B and C, only A is present. Done. हाँ जी, पहला केस क्या था? टोटल कितने हैं? 10. तो पहले का आ जाएगा नो रिस्ट्रिक्शन, तो दूसरे का क्या है? ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, तो ए बी को इकट्ठा मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स, तो 8 and 1 क्या हो जाएगा? 9, तो 9 फैक्टोरियल, और इन दोनों को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। थर्ड, ए एंड बी आर, तो बाकी 8 को अरेंज करो 8 फैक्टोरियल, कितने गैप्स क्रिएट होंगे? 9 + 1 गैप्स क्रिएट होते हैं, तो 9 में से कोई भी 2 गैप्स चूज करो, 9C2, और उनमें 2 को अरेंज कर दो। फोर्थ, वो भी कर सकता है, अरे सेम आंसर आएगा। 2 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, सेम आंसर आएगा। और थर्ड, अगला फोर्थ, ठीक है, तो ए बी सी डी, बाकी बचे 6। अब इनको इकट्ठा कर लिया, इनको इकट्ठा कर लिया। अब देखो, ये 6 को अरेंज करने का तरीका, अब इन दोनों को इकट्ठा नहीं होना है, तो इन दोनों को मैं 6 के गैप्स में फिल करूंगा। कितने गैप्स हैं? 7, तो 7C2 इंटू 2 फैक्टोरियल अरेंज कर दिया। लेकिन ए बी आपस में अरेंज हो सकता है, सी डी आपस में अरेंज हो सकता है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। फिफ्थ, तो अगर ए इधर आया तो 9 फैक्टोरियल, ए अगर लास्ट में आया तो 9 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। सिक्स्थ, अगला
नो टू ऑफ ABCD आर टुगेदर। तो चारों को छोड़ दो, 6 को अरेंज कर लो। 6 फैक्टोरियल, कितने गैप्स क्रिएट हुए? 7। तो 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 7th। माना कर, फिर लेट हो जाएंगे। हाँ, ऑल ABCD आर नॉट टुगेदर, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो टोटल माइनस सारे इकट्ठे, तो 10 फैक्टोरियल माइनस ये सारे के सारे इकट्ठे, नहीं सॉरी, सारे इकट्ठे वाला केस तो किया नहीं अभी तक। तो ABCD आगे 6, तो इनको इकट्ठा कर लिया, 6 और 1 7, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल माइनस ये वाला केस आ गया। और तो B एंड C के बीच में A आना चाहिए, या फिर ये ऐसा CAB, ये तीनों के तीनों इकट्ठे, या तो ये होना चाहिए। ये दो केसेस पॉसिबल है, BAC का, ABC का, राइट। अब ये चीज जो है बाकी ऑब्जेक्ट्स, जो 7 ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ अरेंज होनी चाहिए। तो क्या तरीके आ जाएंगे? 1 एंड ये 7, टोटल 8, तो 8 फैक्टोरियल। और इसको अरेंज करने के दो ही तरीके हैं, तो इंटू 2, दैट्स इट। 8 फैक्टोरियल इंटू 2। क्लियर है? और डन। चलो, हाँ जी, क्यों? तो ये किया ना, किसको? इसको अरेंज करने का बस। सुन, 3 को छोड़ के बाकी 7 ऑब्जेक्ट्स, इसको एक ऑब्जेक्ट लेके जाना है, तो टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स, 8 फैक्टोरियल। अब इसके दो ही केसेस पॉसिबल है, इंटू 2 अरेंजमेंट, ये 2 अरेंजमेंट के कारण अंदर नहीं हो सकते अरेंजमेंट, बिल्कुल। तो टोटल माइनस ऑल ABCD आर टुगेदर, इसमें से 4 चूज करने एक साथ टाई करने, चूज नहीं करने, टाई करने ABCD। तो वो 4 और 6, तो 4 को 1 माना, 6 के साथ मिलके 7 ऑब्जेक्ट, 7 फैक्टोरियल, और वो 4 आपस में अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। नहीं, इकट्ठा रखना भाई, ठीक है। हाँ जी, सिनॉप्सिस खोलो जरा। ठीक है, आगे देखो जरा क्या लिख रखा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप्स बनाने हैं। तो टोटल माइनस, यस, टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज ग्रुप्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, ये समझे? ठीक है, अच्छा, तो ग्रुपिंग करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहला क्या बोल रहा है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? M+N। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? M+N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो दो ग्रुप्स बनाने, एक ग्रुप बनाना है M साइज का, दूसरा ग्रुप बनाना है N साइज, इसलिए उसने टोटल को M+N लिखा सबसे पहले। ठीक है, अब लेकिन उसने ये मेक श्योर किया यहां पे फर्स्ट कंडीशन के आगे कि M और N क्या है? सेम नहीं है, M और N सेम नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग क्या होंगे? हमारे ग्रुप्स बनाने के तरीके क्या होंगे? M+N टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय M फैक्टोरियल N फैक्टोरियल। ठीक है, तो कैसे? बड़ी सिंपल सी चीज है, टोटल ये है CM, इसमें से पहले मैंने M चूज कर लिए, वो अलग ग्रुप बन गया। अब टोटल में से M गए, M+N में से M गए, तो कितने बचे? N। तो NCN, N में से N को चूज करके अगला दूसरा ग्रुप बन गया, बात खत्म। अब ये क्या आ जाएगा? M+N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय M फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस किया तो N फैक्टोरियल, और ये तो 1 ही होता है, तो अपने आप टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बन गए।
ये समझे? अच्छा, क्या यहाँ पे ग्रुप्स को नाम दे रहे हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2? ना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ग्रुप्स बना रहे हैं बस। तो टीम 1 टीम 2 नाम नहीं दे रहे, दो टीम्स बन गई बस। तो टीम्स बनाने के नंबर ऑफ वेज हैं, उनको आगे नाम देने के तरीके नहीं है, क्योंकि अगर नाम दे दिया फिर तो ऑर्डरिंग हो गई, फिर तो इससे फर्क पड़ेगा कौन कौन सी टीम में आ रहा है, कौन कौन से ग्रुप में आ रहा है। वो नहीं करना अपने अपने को सिर्फ ग्रुप्स बनाने। ये समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी दो ग्रुप्स का साइज सेम है, ठीक है। अच्छा ये तो 3 के लिए इसने बोल दिया कि सिमिलरली एम प्लस एन एम एन एन पी टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर एम प्लस पी, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे? अनइक्वल है। कितने बनेंगे? एम प्लस पी टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअली का एम का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल, पी का फैक्टोरियल आ गया। ये क्लियर है? आगे, इफ दिस ग्रुप्स आर ऑल इक्वल, या कोई भी दो भी इक्वल हो गए, तो इन दैट केस जितने इक्वल ग्रुप्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा। इसका रीजन मैं बता देता हूं, बट जितने इक्वल ग्रुप्स है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा। अब मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, तुमने 4 4 एंड 2 के ग्रुप्स बनाए, तो कितने तरीकों से 4 4 2 के ग्रुप्स बना सकते हो? 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन कितने ग्रुप्स है जिनका साइज सेम है? दो, तो 2 फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा आएगा। जितने ग्रुप्स का सेम साइज होता है उतना फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड होगा। ठीक है, जितने जितने ग्रुप्स का सेम साइज होता है उतने एक एक्स्ट्रा फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अब मान लो मेरे पास 12 है, राइट, 4 4 4 के 3 ग्रुप्स बनाने हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, लेकिन साथ में 3 फैक्टोरियल भी आएगा, साथ में 3 फैक्टोरियल भी आएगा। क्लियर हुआ? ये इसका रीजन दे रहा हूं अभी मैं। क्लियर हुआ मेथड? श्योर? अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अब एक चीज समझो कि अगर हमारे पास ए बी सी डी ई है, मैं 2 2 एंड 1 के ग्रुप बना रहा हूं, अब मेरे लिए ए बी सी डी एंड ई या सी डी ए बी एंड ई आ जाए, ये दोनों सेम काउंट होंगे या अलग काउंट होंगे? ऑब्वियसली सेम होंगे। क्यों? क्योंकि मैं ग्रुप्स को नाम नहीं दे रहा, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है ना। मेरे लिए ए बी का एक ग्रुप बनेगा, सी डी का एक ग्रुप बनेगा, तो जितने तरीकों से ये आपस में पोजीशन ग्रुप चेंज कर सकते हैं उतने फैक्टोरियल सेम होंगे हमारे लिए, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी होना चाहिए अगर ग्रुप साइज सेम है तो। क्योंकि अगर ग्रुप साइज डिफरेंट है फिर तो इधर 3 इधर 2 ऑब्जेक्ट्स ये आपस में चेंज करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली अलग ही चीज बनेगी। लेकिन जितनी तरीके से सेम चीज बनती है उनको सेम काउंट करना होता है, उनको डिफरेंट नहीं काउंट करना होता, उनको एक बार काउंट करना होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों को अगर मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, अगर मैंने एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया तो मैं इन दोनों को डिफरेंट काउंट कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में दोनों क्या है? सेम। उनको सेम काउंट करने के लिए जितने तरीकों से ये वाला ग्रुप आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, सारे के सारे एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। उतने तरीकों से मेरा जो ग्रुप्स है वो सेम बन सकते हैं, और उतने तरीकों से मैं उसको डिवाइड करूंगा ताकि उनको मैं यूनिकली काउंट करूं, इसलिए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। ये समझ में आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स नहीं कभी सेम हो सकते। अरे दो अलग नहीं केसेस हो जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इधर 3 का इधर 2 का है, अगर तो दो दो के होते, इनको आपस में इंटरचेंज करके वो सेम ही चीज बन जाती। ये समझे ना? अब इधर 3 का इधर 2 का है, इनको आपस में इंटरचेंज कर ही नहीं सकता मैं, कहने का मतलब ये है डिफरेंट चीज बनेगी नहीं। अरे नहीं, यहाँ पे अगेन परमुटेशन तब आता है जब उनकी ऑर्डरिंग करनी है, यहाँ पे उनको नाम ही नहीं दे रहा तो ऑर्डरिंग करनी नहीं है। तो एग्जैक्टली इसलिए तो कोई एक्स्ट्रा फैक्टोरियल से डिवाइड ही नहीं कर रहे ना, यहां पे इनको अरेंज करने पे सेम चीज बन के आ रही है जिसको ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूं, तो उसको मैं दोबारा क्यों काउंट करूंगा? ऐसे जितने भी दो दो के ग्रुप बनेंगे, बीसी एडी ई, अब एडी इधर बीसी इधर ई, अब इन दोनों को भी सेम काउंट करूंगा, तो जितने तरीकों से दो दो के ग्रुप बन सकते हैं उनको सेम काउंट करूंगा मैं, तो इसलिए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। बात खत्म। ग्रुप के अंदर ऑर्डर का फर्क पड़ता है? नहीं, ग्रुप के अंदर ऑर्डरिंग तो करनी नहीं है, चूज करने बस में, ग्रुप के अंदर ऑर्डरिंग नहीं कर रहे, सिर्फ चूज कर रहे हैं हम। एलिमेंट्स का नहीं फर्क पड़ेगा मतलब? वो तो ग्रुप चेंज हो जाएगा ना, फिर वो उसी को तो काउंट कर रहे हैं हम।
ये देखो ना, अब इन दोनों को अलग अलग काउंट करूंगा मैं। पहले ए बी था, अब बीसी हो गया, ग्रुप बन गया। वही तो अलग ग्रुप बना रहे हैं। ये AD का फिर CD हो गया। हाँ, कहा ए बी था नीचे वाला क्या भाई, ये और ये केसेस सेम थे। ए बी ग्रुप, सी डी ग्रुप, ई ग्रुप, ई ग्रुप, वो तो सेम है, तो उसको डिफरेंट क्यों काउंट करेंगे? एलिमेंट्स देखने एलिमेंट्स से तो ग्रुप बना रहे हैं, एलिमेंट्स को तो देखें, उसको मैंने यही तो बोला, एलिमेंट्स तो देखने ही है, एलिमेंट से तो ग्रुप बना रहे हैं ना। ग्रुप अपने में कुछ नहीं है, बस कुछ एलिमेंट्स को इकट्ठा किया, उसको ग्रुप बोल दिया हमने। ग्रुप का ऐसा और कोई मतलब नहीं है, ग्रुपिंग करना, इकट्ठा करना चीजों को। अब इधर एबीसी इकट्ठा होकर बैठा है, इधर एबीसी इकट्ठा होकर बैठा है, उसको तो सेम मानूंगा ना यार मैं, उसको अलग क्यों मानूंगा? यस, 2 बार 2 फैक्टोरियल आएगा, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार से एक्स्ट्रा उतना फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो अगला, इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 30 जवान्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स इज 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि तीनों के ग्रुप से सेम है तो एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 30 जवान्स कैन बी डिप्यूटेड इक्वली इन 3 बॉर्डर्स इफ, इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 जो ग्रुप्स बने उनको कैसे भी कहीं पर भी अरेंज कर दो, बात कर दो। ठीक है ना? अच्छा, अगला देखो जरा, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पर्सन्स कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट टैक्सीज each having 3 seats for passenger and duly numbered if, देखो टैक्सी 1, टैक्सी 2, टैक्सी 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, हर एक टैक्सी के अंदर 3 पैसेंजर सीट्स है, नंबर्ड है। इफ, सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्संस इनसाइड द टैक्सी इज इमटेरियल, मतलब आप अंदर ही अरेंजमेंट का फर्क नहीं पड़ता। अब टोटल कितने पर्सन है? 8, राइट। हमें ऑब्वियसली 3 3 और 2 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैं इधर 3 को 2 को अरेंज करूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो मैंने पहले 8 का ग्रुपिंग की, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, एंड दोनों का क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये क्लियर है? ये ग्रुप्स बन गए। अब इनको अरेंज करने के तरीके, 3 फैक्टोरियल, 3 टैक्सी में अरेंज करने के तरीके। अब जो जो ग्रुप इधर आया, क्या उसको अंदर 3 में अरेंज कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे? ये समझ में आया? यहां पे हमने 3 3 2 का ग्रुप बना दिया, उन तीनों ग्रुप को हमने तीनों टैक्सीज में अरेंज कर दिया, लेकिन टैक्सी के अंदर जो 3 गए, क्या उनको अरेंज किया? क्या नहीं, उनको नहीं अरेंज किया। ये समझ में आया? अगला सेकंड मार्क में क्या बोला, इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर्स, तो अंदर वाली अरेंजमेंट भी मैटर करती है। फिर एक काम करो ना यार, ठीक है, 9 सीटें हैं, 8 को अरेंज करना तुम्हें, तो एनपीआर हो जाए, पी अरेंज करना, राइट। तो क्या हो जाएगा, 9 सी नहीं, 9C 8 कर लो, इंटू 8 फैक्टोरियल कर लो, या 9P 8 कर लो, अगर अरेंजमेंट से फर्क पड़ता है। क्लियर है? फिर फर्स्ट पार्ट में तो एक सेकंड भाई, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि हमने 3 सीट्स है, लेकिन 8 पर्सन है हमारे पास, राइट। तो इनको अरेंज करने, मतलब कितने लोगों को मैं इधर बिठा सकता हूँ, इधर इधर 3 3 2 को ही बिठा सकते हो, इसके अलावा और कोई केस बन नहीं सकता। ये समझा? हाँ जी सर। तो मैंने क्या किया, 3 3 2 के 3 ग्रुप्स बना लिए, जिसके अंदर 3 पर्सन है, 3 पर्सन है, 2 पर्सन है। और ग्रुप बनाने के तरीके क्या हो जाएंगे मेरे, दैट इज 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ग्रुप का सही सेम है तो 2 फैक्टोरियल। ये आगे ग्रुपिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड। अब उनको 3 टैक्सी में अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है सर। ठीक है, इसके अंदर वी आर मेकिंग श्योर कि जो 3 बंदे टैक्सी 1 में बैठे उनको अरेंज नहीं करे आपस में। हाँ जी, इसमें जो इक्वली हमने किया, तो ये जो 3 फैक्टोरियल हमने नीचे नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे भाई उनको तीनों को अरेंज करना है, वो मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिकल वाला तो हमने जो पहले किया हुआ हाँ, वो तो वो पहले ही आ गया ना 3 फैक्टोरियल। उसके बाद उन तीनों को आप, उनको तीनों को भेजना है बॉर्डर पे, तो उनको अरेंज करना है ना फिर। मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनको अरेंज नहीं किया फर्स्ट केस में, इंटरनली। अगला देखो जरा, ड्यूरिंग इलेक्शन 3 districts are to be covered by 20, 15 and 10 person people respectively. If 45 volunteer, then the number of ways in which they can be sent is, तो 3 ग्रुप बना लिए हमने और तीनों अनइक्वल साइज के हैं,
तो 45 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, और उन तीनों को अरेंज करने का तीनों में 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? ठीक है, अच्छा चलो आगे देखो जरा, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि भैया कुछ सेम हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट है, राइट। अब ध्यान से देखना इसके अंदर क्या चीज आएगी, ये ग्रुपिंग वाली चीज के अंदर जिसका सही सेम जाता है, ऑलमोस्ट सेम चीज जाती है, ठीक है। ध्यान से देखना, जितने अलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे ए बी सी डी है, इनको चारों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपस में अरेंज करने के तरीके। अब अगर ए ए सी डी हो जाए तो 4 फैक्टोरियल बाय 2, जो जितने ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी आपस में अरेंजमेंट सेम केस बनाएगी, तो जितने तरीकों से सेम केस बनेगा उतने से मैं डिवाइड कर दूंगा, बात कर, क्योंकि उतने के ग्रुप को मैं सिंगल काउंट करूंगा। तो दो दो के ग्रुप को जितने तरीकों से ए बी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है उतने के को मैं सिंगल काउंट करूंगा, तो उतने ग्रुप्स को सिंगल काउंट करना है, तो डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना यार, ठीक है। तो उतने से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे ए बी ए बी 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 सी सी डी, इनको अरेंज करने के क्या बनेगा अपना 10 फैक्टोरियल, 10 ही है ना, बिल्कुल 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। क्लियर है? ठीक है, ये चीज यहां पे लिख रखी है, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर हमने क्या बोला, पी आर ऑफ वन काइंड, क्यू आर ऑफ अनदर काइंड, आर आर ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब तीसरी वाली काइंड है। तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसके अंदर ऐसा है ए बी बी सी, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, चाहे दो का सेम बन गया, तो ऐसा नहीं कि अगर दो सेम आ गए तो एक और 2 फैक्टोरियल है, ये ग्रुपिंग वाला काम नहीं हो रहा, याद रखना। वो ग्रुपिंग के अंदर होता है कि दो ग्रुप्स का सही सेम है तो उतने फैक्टोरियल से दोबारा डिवाइड होगा, इसके अंदर नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब जैसे देखो अगला महाभारत, तो वर्ड महाभारत है, ठीक है। ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। एच कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ठीक है। एम एक बार, बी एक बार, आर एक बार, टी एक बार, ठीक है। तो कितने आ गए, 6 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, डन। ठीक है, अगला देखो जरा क्या बोल रहा है, वर्ड इज असैसिनेशन। ठीक है, ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन, तो ए ए ए 3 बार, एस 4 बार, आई 2 बार, एन 2 बार, टी एक बार, ओ एक बार, ठीक है। तो 6 वोवल्स आ गए, ठीक है, बाकी 7 कॉन्सोनेंट्स आ गए। अब देखो आगे क्या बोला, फर्स्ट नो 2 वोवल्स आर कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चारों के सारे 6 के 6 वोवल के होने चाहिए अलग अलग, तो कितने आ जाएंगे, पहले मैंने सातों को अरेंज कर दिया, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब कितने गैप्स क्रिएट हुए, 8, 8 में से पहले मैंने जगह चूज की 8 सी, कितनी जगह चूज करनी है, जितने वोवल्स हैं 6। अब उन 6 जगह पे 6 वोवल को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? पक्का? पहले चूज किया 8 जगह में, और 8 जगह पे चूज करके ये जो सॉरी 8 में से 6 जगह चूज किए और उन 6 वोवल्स को वहां पे अरेंज कर दिया, जो जितनी बार रिपीट करा वोवल उतने से डिवाइड हो जाएगा, बात खत्म। ठीक नहीं हो? पैर पैर मुड़ गया अपने अभी, गिर गए थे अपने आप, तो नहीं मुड़ता ना पैर।
ये क्लियर है? सेकंड बोलो जरा क्या है? एसेस आर सेपरेटेड और नो टू एस आर टुगेदर। तो भैया एस को छोड़ दो, बाकी कितने आए? 5, 7, 8, 9। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितने गैप्स क्रिएट हुए? 10। तो 10C4। अब उन 4 गैप पे 4 एस को अरेंज करना, तो दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? थर्ड, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोवल्स, मतलब जिस ऑर्डर में आ रहे हैं वोवल उसी ऑर्डर में आने चाहिए। तो वोवल्स को अरेंज नहीं करना, वोवल्स को अरेंज नहीं करना, तो क्या आएगा? इकट्ठा क्यों रखना? उन्होंने बोला ऑर्डर उनका सेम आना चाहिए, जिस ऑर्डर में आ रहा है। ओ, ये तो चाहिए। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ए बी सी डी ई एफ है, वो बोल रहा है बी सी ई का ऑर्डर नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बी सी ई का अरेंजमेंट हमें नहीं करना, बीसीई का अरेंजमेंट हमें नहीं करना है। ये समझ में आया? ठीक है, ये बोल रहा है ना विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वोवल्स, ठीक है। तो मतलब विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द बीसीई, तो बीसीई का ऑर्डर नहीं चेंज करना चाहिए, यानी कि बीसीई सेम ऑर्डर में आने चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? हम्म, जैसे है कि इनको सेम ऑर्डर में करना होगा, देन नहीं 4 नहीं, प्लेस कर दो, उनके बीच में गैप्स क्रिएट कर दो। दूसरा 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, दूसरा 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बीसीई का अरेंजमेंट हो जाएगा ना, वो तो बीसीई का अरेंजमेंट ही नहीं करना अपने को। ए डी एफ का एक 3 फैक्टोरियल और बी सी डी का मतलब वो 3 जगह हो जाता है। लेकिन अरेंजमेंट नहीं करना ना, बीसीडी का अरेंजमेंट नहीं करना, इंटू 3 क्यों? इंटू 3 क्यों? क्योंकि बी सी 3 जगह हो जाता है ना, एज इट इज को पीछे कर दो, एज इट इज आगे कर दो। तो इसका मतलब है, देखो अगर मैंने बीसीई को इकट्ठा कर दिया, या तो ये कर लो, मतलब बीसीई को एबीसीडी सबके अंदर आपस में अरेंज कर, मतलब वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं अपना, शफल कर सकते हैं, तुम ये बोल रहे हो? नहीं, रिलेटिव पोजीशन भी सेम रहनी चाहिए। जैसे बी सी इकट्ठे हो, उसको एक छोड़ के ई है, बीसी को एक इनका पोजीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, यार अगर ऑर्डर ही चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो अगर मैंने इनको एग्जैक्टली आगे ले गया तो ऑर्डर सेम, बीसी का ऑर्डर सेम रहेगा बिल्कुल। हाँ, बेसिकली बीसीई शफल हो सकते हैं, लेकिन आपस में शफल नहीं हो सकते। बीसी का एक ग्रुप बना के बाकी के साथ नहीं, ग्रुप नहीं करना, ग्रुप नहीं बनेगा। मतलब उनको टाई करके सर ऐसे भी तो हो सकते हैं, ग्रुप बना के उनका सारों का करके उसमें फिर हमने जो देखो 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 देखो, अगर बीसीई का ऑर्डरिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो मैंने टोटल पहले अरेंज कर दिया, अब इसके अंदर बीसीई अरेंज हो रहा है। अब जितने तरीकों से बीसीई अरेंज हो सकता है हमें अरेंज नहीं करना है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इससे क्या हुआ? शफलिंग हो गई। जब मैंने 6 फैक्टोरियल किया तो इससे क्या हुआ? शफलिंग हो गई, हाँ या ना? ये तो टोटल आ गया ना। अब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल क्यों किया? जितने तरीकों से बीसीई आपस में अरेंजमेंट कर सकता है उनको अरेंजमेंट नहीं करना है, उन सबको क्या काउंट करना है? 1, हाँ या ना? उनको सिर्फ एक केस लेके जाना, कौन सा केस? बीसीई, दैट्स इट, एग्जैक्टली एक केस लेके जाना है। बीसी को टाई कर दो उसके साथ। ये टाई नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना है, अलग अलग है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं, बात समझ। इनकी आपस में शफलिंग नहीं होनी चाहिए, तो जिन चीजों की आपस में शफलिंग नहीं होनी चाहिए
उनकी आपस में शफलिंग को सिंगल काउंट करना अपने को। तो जितनी चीजों के ग्रुप को सिंगल काउंट करना होता है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं, राइट। तो डिवाइडेड बाय उतने फैक्टोरियल आ गया, वही चीज इधर आएगी, राइट। क्या बोल रहा है, वोवल्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है वोवल्स का अरेंजमेंट नहीं करना अपने को। तो टोटल कितना है अपने पास, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब कितने तरीके जितने में वोवल्स आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ध्यान से चीज समझो क्या हो रही है, ठीक है। पहले टोटल अरेंजमेंट कर दी, अब जितने तरीकों से वो पर्टिकुलर चीजें जिनकी अरेंजमेंट नहीं करनी है, वो चीज जितने तरीकों से वो आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं, उन सबको सिंगल काउंट करना, उन सबके ग्रुप को सिंगल काउंट करना, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ये समझे, ठीक है। वही चीज ये आ गई, टोटल केसेस डिवाइडेड बाय जितने तरीकों से हमारा वोवल्स आपस में पोजीशन इंटरचेंज करते हैं उतने फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, बात खत्म। ये क्लियर हुआ? क्यों 1 2 3, क्यों 1 2? ऐसे पहले मेरे को ये बता कि तू ए बी, तू किसकी पोजीशन इंटरचेंज फिक्स कर रहा है, ए डी एफ की। क्यों भैया, ए डी एफ बी सी ई ये नहीं आ सकता, पोजीशन कैसे फिक्स कर सकता है? अगेन ए बी सी डी एफ ई, कहां गैप आया? आप सारे केसेस सोचना, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अगला देखो जरा, यार उनकी आपस में भी तो शफलिंग करनी है ना। कैसे आपस में शफलिंग? ए डी ई की नहीं, ए बी सी डी ई एफ की आपस में शफलिंग, वो भी तो करनी है। बस बी सी ई ऑर्डर नहीं चेंज करेगा। ध्यान से समझ, चीज समझ, तेरे को समझ आ रही है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से समझ क्या बोल रहा हूं मैं, इनकी आपस में शफलिंग करनी है, कहने का मतलब ए इधर भी आ सकता है, वो कहीं पर भी आ सकते हैं। चीज समझ, आपस में शफलिंग जरूर हो सकती है, लेकिन जहां पे बी सी ई आएगा वो उसी ऑर्डर में आएगा, बी सी। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अगला देखो जरा, कीपिंग द पोजीशंस ऑफ ईच वोवल फिक्स्ड। ठीक है, हर एक अपनी पोजीशन पे रहने चाहिए। अब आपस में शफलिंग भी नहीं करनी, अब आपस में शफलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर एक वोवल वहीं पे होना चाहिए, यानी कि कॉन्सोनेंट्स जो है वो आपस में शफलिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। तो सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दो, बात खत्म। वोवल्स का कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट। कॉन्सोनेंट्स की आपस में अरेंजमेंट करनी। लास्ट, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब जो है कि जो जहां पे वही रहेगा, लेकिन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जहां जहां पे वोवल है वहां पे वोवल ही आएगा, लेकिन कोई भी वोवल आ सकता है जो कि बना आपने, ठीक है। तो मतलब ये ये एंड ये, इन 6 जगह पे ये 6 वोवल्स आ सकते हैं। तो इन्हीं 6 जगह पे 6 वोवल्स को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और बाकी जो 7 जगह है उन पे बाकी कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए, दैट इज 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया। नहीं हो गया ना? अच्छा, फोर्थ पार्ट, और एटलीस्ट वन एसे सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एसेस। देखो
या तो एक एस सेपरेट है, या तो दो है, या तो तीन है, या तो चारों के चार है, मतलब सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो टोटल माइनस ऑल एस आर टुगेदर, ठीक है ना, टोटल माइनस ऑल एस आर टुगेदर, तो टोटल माइनस टाइम मेथड ऑल एस का। ये क्लियर है? चलो सर्कुलर से कल कंटिन्यू करते हैं।